Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study section 27 of Specific Relief Act 1963. ये बात करता है when recession may be adjudged or refused. इसमें दो सब क्लॉज हैं. पहला सब क्लॉज कहता है any person interested in a contract may sue to have it rescinded and such recession may be adjudged by the court in any of the following cases. Mainly A और B सब क्लॉज है. तो पहला सब क्लॉज कहता है where the contract is voidable or terminable by the plaintiff. पर्सन कोर्ट में जा रहा है रिसेशन के लिए, तो कब कोर्ट उसे रिसेशन देगा और कब कोर्ट उसे रिफ्यूज़ कर देगा. तो पहला पॉइंट कहता है इसके अंदर क्या चीज़ है. इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि क्या होता है वॉइडेबल और टर्मिनेबल, और क्यों लिखा गया है कि वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ है. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 27 में क्लेम कौन कर सकता है. तो कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है वो क्लेम कर सकता है. ट्रैक्ट है वो या तो अफर्म किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा. ये ऑप्शन है प्लेंटिफ का. वॉइडेबल का मतलब होता है एक पार्टी के हाँ या ना करने से वो कॉन्ट्रैक्ट या तो अफर्म हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा. ये किसी भी एक पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, पर यहाँ पे वो प्लेंटिफ के पास है वो ऑप्शन. ठीक है दोस्तों. अब टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ का मतलब होता है मान लीजिए कि पार्टनरशिप एट विल होती है, तो उसमें किसी भी पार्टनर के ऑप्शन पे विल को टर्मिनेट किया जा सकता है. तो मान लीजिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट करने का ऑप्शन किसी के भी पास हो सकता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लेंटिफ के पास वो पावर है. दूसरा सब क्लॉज है बी नंबर वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर द कॉज इज नॉट अपेरेंट ऑन इट्स फेस एंड द डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ. कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है लेकिन फेस पे नहीं दिख रहा है कि वो अनलॉफुल है. कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है उन कारणों से जो उसके फेस पे नहीं दिख रहा है. सामने से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा है कि वो फेक है, लेकिन अंदर जाकर डीप में जाएंगे तब जाके पता चलेगा कि ये तो अनलॉफुल है. और प्लस साथ में ये लिखा है एंड द डिफेंडेंट इज़ मोर टू ब्लेम देन द डिफेंडेंट. ये लाइन समझ में नहीं आई होगी तो मैं आपको इसको समझाती हूँ. देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों गिल्टी हैं. कुछ रॉन्ग हुआ है, उस रॉन्ग डूइंग के लिए डिफेंडेंट भी गिल्टी है और प्लेंटिफ भी गिल्टी है. प्लेंटिफ की गलती तो थोड़ी कम है लेकिन डिफेंडेंट की गलती थोड़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है. तो प्लेंटिफ यहाँ पे कहना चाहता है कि सर, तो प्लेंटिफ बोल सकता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव करना चाहता हूँ, मतलब मैं रिस्काइंड कराना चाहता हूँ. मान लीजिए ए एडवोकेट है, बी क्या है, विडो है. इस एडवोकेट ने बी को यूज़ किया कि तुम एक काम करो, मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो. तुम्हारे पास तो इतने सारे क्रेडिटर्स हैं, तुम कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे दे दो, तो इन क्रेडिटर्स को पैसा नहीं पे करना पड़ेगा. और ये लेडी इंड्यूस्ड हो जाती है, मान भी जाती है. अब ये विडो लेडी एडवोकेट को सारी प्रॉपर्टी दे देती है. इस लेडी की सारी गलती है, लेकिन इस एडवोकेट की ज़्यादा गलती है. इसने इस विडो को इंड्यूस करा, मतलब 100% में दोनों डिफ़ॉल्टर हैं. अगर 100% डिफ़ॉल्टर की बात है तो 35% विडो की गलती है और एडवोकेट की 75% गलती है. अब सब क्लॉज 2 देखते हैं. Notwithstanding anything contained in subsection 1, the court may refuse to rescind the contract. इसमें D पॉइंट तक है, A से लेकर D तक. कब कोर्ट रिस्काइंड के लिए मना कर देगी? सबसे पहले है where the plaintiff has expressly or impliedly ratified the contract. प्लेंटिफ को पहले पता नहीं था कॉन्ट्रैक्ट क्या है. प्लेंटिफ पहले कॉन्ट्रैक्ट में गलती से गलत फील कर रहा था कि ये मेरे फेवर में है या अगेंस्ट में है, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था. लेकिन जैसे उसे पता चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके का है, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे तरीके से समझ रहा था. लेटर ऑन उसको पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा डिफरेंट तरीके का है. उसने क्या करा, उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसको रेटिफाई कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन अब मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, रेटिफाई कर रहा हूँ. अब कोर्ट रिस्काइंड के लिए मना कर देगी. अगर प्लेंटिफ जाएगी तो उसको मना कर देगी क्योंकि आपने तो रेटिफाई करा दिया ना. बी पॉइंट है वेयर ओविंग टू द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज विच हैज टेकन प्लेस सिंस द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज कैन नॉट बी सब्सटेंशियली रिस्टोर टू द पोजीशन इन विच दे स्टूड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड. ये रेस्टिट्यूशन की बात करता है. जहाँ रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, ऐसी सर्कमस्टेंसेज हो चुकी है जहाँ रेस्टिट्यूशन पार्टीज़ को रेस्टिट्यूशन मतलब परिस्थिति, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ थी तो वापस से उन पार्टीज़ को दोबारा लेकर आना, ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि अब ऐसे पर्सन्स का रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है. प्लेंटिफ बोलेगा कि सर इसको आप रिस्काइंड कर दीजिए, तो कोर्ट नहीं मानेगा, आपको इन कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर जाना ही पड़ेगा.
थर्ड पॉइंट, वेयर द थर्ड पार्टी हैव ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड राइट इन गुड फेथ विदाउट नोटिस और फॉर वैल्यू। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरे इंसान ने क्या करा, गुड फेथ में राइट एक्वायर कर लिया। तीसरे पर्सन का राइट अफेक्ट हो जाएगा अगर रिस्काइंड कर दी गई तो। तीसरा पर्सन तो इनोसेंट है, तो कोर्ट मना कर देगी रिस्काइंड करने से, इस कॉन्ट्रैक्ट को हटाने से। फोर्थ पॉइंट बोलता है वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साउट टू बी रिस्काइंड एंड सच पार्ट इज नॉट सेवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ पॉइंट बोलता है वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साउट टू बी रिस्काइंडेड एंड सच पार्ट इज नॉट सेवरेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक पार्ट, यहाँ पे जिस पार्ट के लिए प्लेंटिव कह रहा है कि सर प्लीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्ट में है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो जिस पार्ट का प्लेंटिव बोल रहा है रिस्काइंड कर दीजिए, वो पार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट की सोल है। उस पार्ट को अदर पार्ट से सेवरेबल नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वरना कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे कोर्ट मना कर देगा उस पार्टी को रिस्काइंड करने में कि मैं रिस्काइंड नहीं करूँगा।